जब बहू ने सबके सामने अपनी सास को अनपढ़ और गंवार कहा, तब सास ने कुछ नहीं कहा। लेकिन 5 साल से छुपी एक सच्चाई जब सामने आई तो बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। बस कीजिए मम्मी जी, नेहा की तेज आवाज पूरे ड्राइंग रूम में गूंज उठी। कमरे में बैठे मेहमानों की बातें अचानक थम गई। सबकी निगाहें शांति देवी की ओर मुड़ गई। शांति देवी के हाथ कांप रहे थे। चाय की ट्रे अभी भी उनके हाथों में थी। कप की तश्तरी हल्की सी खनक उठी। नेहा आगे बढ़ी और लगभग झुंझलाते हुए बोली, कितनी बार कहा है आपसे कि मेहमानों के सामने कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया कीजिए। चाय में इतनी चीनी कौन डालता है, जरा सी समझ भी नहीं आपको। कमरे का वातावरण भारी हो गया। रोहित सोफे के कोने पर चुप बैठा था। उसके चेहरे पर असहजता साफ झलक रही थी, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। शांति देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, शायद हाथ से थोड़ी ज्यादा पड़ गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन नेहा का क्रोध यही नहीं रुका। उसके शब्द अब और भी कठोर हो चुके थे। अगली बार? मम्मी जी, समस्या चीनी की नहीं है, समस्या आपकी सोच की है। आज के समय में भी आप बिल्कुल अनपढ़ जैसी बातें करती हैं। सच कहूं तो कई बार मुझे शर्म महसूस होती है। अनपढ़, ये शब्द जैसे हवा को चीरता हुआ शांति देवी के हृदय में उतर गया। उनकी आंखें भर आई, पर उन्होंने आंसू गिरने नहीं दिए। उन्होंने बस ट्रे मेज पर रखी और चुपचाप रसोई की ओर मुड़ गई। मेहमानों ने असहज होकर बातचीत बदलने की कोशिश की, पर घर का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ ही देर में वे विदा लेकर चले गए। दरवाजा बंद होते ही घर में सन्नाटा छा गया। रोहित ने धीमे स्वर में कहा, नेहा, तुम्हें इस तरह मां से बात नहीं करनी चाहिए थी। नेहा ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ उत्तर दिया, सच कह दिया तो बुरा लग गया? पढ़ी लिखी होती तो कम से कम इतना तो समझती कि आज के जमाने में कैसे व्यवहार किया जाता है। रसोई में खड़ी शांति देवी ये सब सुन रही थी। आटे से सने उनके हाथ अचानक ठिठक गए। दीवार पर टंगी अपने दिवंगत पति की तस्वीर की ओर उनकी नजर उठी, मानो मन ही मन कह रही हूं, मैं सचमुच अनपढ़ हूं क्या? पर कोई नहीं जानता था कि जिस स्त्री को आज अनपढ़ कहा जा रहा है, उसने जीवन की सबसे कठिन पाठशाला में शिक्षा पाई थी, संघर्ष की पाठशाला में। नेहा के शब्द केवल आज का अपमान नहीं थे, वे उन वर्षों की तपस्या पर प्रश्न चिन्ह थे, जिन्हें शांति देवी ने अपने बेटे के भविष्य के लिए जिया था। और यहीं से शुरू होती है उस सच्चाई की कहानी जो अभी सबकी आंखों से ओझल है। रसोई में खड़ी शांति देवी की आंखें शून्य में टिक गई थी। नेहा के शब्द उनके कानों में अब भी गूंज रहे थे, अनपढ़। आटे से सने हाथ धीरे धीरे थम गए। चूल्हे पर रखी दाल उबल रही थी, पर उन्हें उसकी सुध नहीं थी। मन अचानक वर्षों पीछे लौट गया, उस समय में जब जीवन इतना कठोर था कि आंसू बहाने का भी समय नहीं मिलता था। शांति देवी जब 12 वर्ष की थी, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। घर में मां और 2 छोटे भाई। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त की रोटी भी संघर्ष से मिलती। स्कूल की किताबें अधूरी रह गई। मास्टर जी कई बार घर आए, समझाया भी, लड़की पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। लेकिन परिस्थितियों ने उनसे कलम छीनकर उनके हाथ में झाड़ू और बर्तन थमा दिए। कम उम्र में ही उनका विवाह राम प्रसाद से हो गया। राम प्रसाद साधारण किसान थे, पर दिल के धनी। वे अक्सर कहा करते, शांति, पढ़ाई नहीं कर पाई तो क्या हुआ, अपने बच्चों को पढ़ाना यही असली जीत होगी। समय बीता, रोहित का जन्म हुआ। वही रोहित जो आज शहर में नौकरी करता है। घर की हालत अच्छी नहीं थी। खेत छोटा था, आमदनी सीमित। बरसात खराब हो जाए तो महीनों तक उधार लेकर घर चलता। लेकिन शांति देवी ने एक निश्चय कर लिया था, मेरा बेटा पढ़ेगा, चाहे मुझे कुछ भी बेचना पड़े। रोहित बचपन से ही तेज था, स्कूल में हमेशा प्रथम आता। मास्टर जी ने एक दिन राम प्रसाद से कहा, इसे शहर भेजिए, ये लड़का आगे बढ़ सकता है।
शहर भेजना आसान नहीं था। फीस, किताबें, हॉस्टल, सब कुछ महंगा। उसी रात शांति देवी ने अपने बक्से से शादी के समय मिले चांदी के पायल और सोने की छोटी सी चैन निकाली। उन्हें देर तक हाथों में घुमाती रहीं। वे गहने उनके लिए सिर्फ आभूषण नहीं थे, मायके की आखिरी निशानी थे। अगली सुबह वे चुपचाप साहूकार के घर गई। ये रख लीजिए और जितना मिल सके दे दीजिए, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। साहूकार ने गहने तौले, पैसे दिए। शांति देवी ने बिना एक पल गवाए वे पैसे रोहित की फीस में जमा कर दिए। राम प्रसाद ने विरोध किया था। सब कुछ मत बेचो शांति, आगे क्या होगा? शांति देवी का उत्तर दृढ़ था। आगे वही होगा जो हमारे बेटे के सपनों में लिखा है। कुछ वर्षों बाद राम प्रसाद बीमारी से चल बसे। घर की सारी जिम्मेदारी शांति देवी पर आ गई। खेत, कर्ज, पढ़ाई, सब कुछ अकेले संभालना पड़ा। उन्होंने दूसरों के खेतों में काम किया, रात में सिलाई की और कई बार अपना पेट काटकर रोहित को पैसे भेजे। रोहित को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उसकी पढ़ाई किस कीमत पर चल रही है। जब भी वो पूछता, मां, पैसे कैसे जुटते हैं, वो मुस्कुरा देती, तू बस पढ़, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। आज वही त्याग, वही बलिदान। एक शब्द के सामने खड़ा था, अनपढ़। रसोई में खड़ी शांति देवी ने आंसू पोंछे, चूल्हे की आंच धीमी की और फिर सामान्य होने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें आदत थी अपने दर्द को चुपचाप निगल जाने की। रात गहरा चुकी थी। घर के सभी कमरे शांत थे, पर शांति देवी की आंखों में नींद नहीं थी। नेहा के शब्द अब भी भीतर कहीं चुभ रहे थे। उन्होंने चुपचाप तकिए के नीचे से वो पुराना कपड़े का थैला निकाला जिसे वे वर्षों से संभाल कर रखती आई थी। उस थैले में कुछ पुरानी रसीदें, बैंक की पर्चियां और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था, पीला पड़ चुका, किनारों से घिसा हुआ। उन्होंने कांपते हाथों से उसे खोला। ये वही पत्र था जो उन्होंने कई वर्ष पहले बैंक मैनेजर को लिखवाया था। सुबह होते ही रोहित ऑफिस जाने की तैयारी में था। तभी दरवाजे पर डाकिया आया। उसने एक पंजीकृत लिफाफा थमाया। रोहित ने हस्ताक्षर किए और लिफाफा मेज पर रख दिया। नेहा ने सहज जिज्ञासा से वो लिफाफा उठाया। उस पर बैंक का नाम लिखा था। उसने तुरंत खोल दिया। अंदर से कुछ दस्तावेज और एक नोटिस निकला। नोटिस में लिखा था कि कई वर्ष पहले जो गहने गिरवी रखे गए थे उनकी अवधि पूर्ण हो चुकी है। यदि शेष राशि जमा न की गई तो उन्हें नीलाम कर दिया जाएगा। नेहा ने भौहें सिकोड़ ली। ये गहने किसने गिरवी रखे थे? उसने तेज स्वर में पूछा। रोहित ने कागज हाथ में लिया। पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा बदलने लगा। ये मां के नाम पर है, उसने धीमे स्वर में कहा। नेहा चौंक गई। मम्मी जी के नाम पर? उन्होंने गहने कब गिरवी रखे? इतने में शांति देवी रसोई से बाहर आई। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, पर स्वर शांत था। कौन सा कागज है बेटा? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। मां, आपने गहने गिरवी रखे थे? शांति देवी कुछ क्षण मौन रही, फिर धीरे से बोली, हां बेटा, बहुत साल पहले। पर क्यों? रोहित की आवाज भर्रा गई। शांति देवी ने उत्तर देने से पहले नेहा की ओर देखा। नेहा की आंखों में अब उत्सुकता थी, क्रोध नहीं। तुम्हारी धम्बिये की फीस भरने के लिए, उन्होंने सहज स्वर में कहा, मानो कोई सामान्य बात बता रही हो। उस समय खेत से उतनी आमदनी नहीं हुई थी और तुम्हारे पिताजी भी बीमार थे। मैंने सोचा गहने रख देने से क्या फर्क पड़ता है, गहने तो फिर बन जाएंगे। पर तुम्हारी पढ़ाई रुक गई तो तुम्हारा भविष्य कैसे बनेगा? रोहित के हाथ से कागज लगभग गिर ही गया। शांति देवी हल्की सी मुस्कुराई। मां अपने बच्चों से हिसाब नहीं रखती बेटा। नेहा स्तब्ध खड़ी थी। उसका मन तेजी से पीछे जा रहा था। कल के शब्द, कल का तिरस्कार, अनपढ़ कहकर की गई वो कटु टिप्पणी। उसने कांपते स्वर में पूछा, मम्मी जी,
आपने अकेले ये सब कैसे किया? शांति देवी ने सरलता से उत्तर दिया। जब मन में ठान लो कि बच्चे को आगे बढ़ाना है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आज पहली बार नेहा को महसूस हुआ कि जिस स्त्री को वो कमतर समझती रही, उसने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बिना किसी शिकायत के पास की थी। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी, पर अभी उसे पूरी सच्चाई जाननी बाकी थी। नेहा की आंखों के सामने जैसे कोई पर्दा हट रहा था। कल तक जिस स्त्री को वो अनपढ़ कहकर तिरस्कृत कर रही थी, आज वही उसके सामने एक अलग ही रूप में खड़ी थी। शांत, संयमित, त्याग की प्रतिमा। रोहित अभी भी स्तब्ध था। मां, आपने पिताजी के जाने के बाद अकेले सब कैसे संभाला? मुझे तो कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि घर में इतनी परेशानी है। शांति देवी कुछ क्षण चुप रही। उनकी आंखें दीवार पर टंगी राम प्रसाद की तस्वीर पर टिक गई। जब तुम्हारे पिता गए, उस रात घर में एक दाना भी नहीं था। उन्होंने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहना शुरू किया। साहूकार रोज दरवाजे पर खड़ा रहता था। खेत पर कर्ज था। लोग कहते थे, लड़के को शहर से बुला लो, पढ़ाई बंद कर दो। लेकिन मैंने तय कर लिया था, चाहे जो हो जाए, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। नेहा ध्यान से सुन रही थी। अब उसके चेहरे पर न कोई अहंकार था, न तिरस्कार, केवल अपराध बोध। शांति देवी ने आगे कहा, दिन में दूसरों के खेत में काम करती थी। रात को गांव की औरतों के कपड़े सिलती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ एक रोटी बचती थी और मैं कह देती थी कि मुझे भूख नहीं है। वो रोटी तुम्हारे लिए बचा लेती थी, बेटा। रोहित की आंखों से आंसू बन निकले। मां, आपने ये सब अकेले सहा और मैं कभी समझ नहीं पाया। शांति देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां का काम समझाया नहीं जाता, निभाया जाता है। नेहा का हृदय जैसे भीतर से टूटने लगा। उसके कानों में अपने ही शब्द गूंज उठे, अनपढ़, गंवार सोच। वो कांपती आवाज में बोली, मम्मी जी, आपको पढ़ने का कभी मन नहीं हुआ? शांति देवी ने गहरी सांस ली। मन तो बहुत था, बेटी। जब गांव के बच्चे किताब लेकर स्कूल जाते थे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने का मन करती थी, पर हालात ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। फिर सोचा, मैं न सही, मेरा बेटा पढ़ेगा, वही मेरी पढ़ाई होगी। ये सुनते ही नेहा का सिर झुक गया। जिस स्त्री को उसने अनपढ़ कहकर अपमानित किया था, वो तो स्वयं अपनी अधूरी पढ़ाई का सपना अपने बेटे में जीती रही। रोहित ने मां का हाथ थाम लिया। मां, आज मैं जो भी हूं, आपकी वजह से हूं। शांति देवी ने बस इतना कहा, मुझे तुम्हारी तरक्की देखनी थी, बस। कमरे में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा भारी नहीं था, वो सच्चाई का सन्नाटा था। नेहा की आंखों से अब आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अपने शब्दों का भार महसूस हो रहा था। उसे समझ में आ गया था, डिग्री होना और शिक्षित होना दो अलग बातें हैं। वो पढ़ी लिखी थी, पर जीवन की उस शिक्षा से अनजान थी जिसे शांति देवी ने अपने त्याग से अर्जित किया था। उस क्षण नेहा ने महसूस किया, आज तक वो जिस स्त्री को कमतर समझती रही, वही इस घर की असली नींव है। और अब उसके भीतर कुछ टूट चुका था। अहंकार का वो शीशा जिसमें वो खुद को सबसे ऊपर देखती थी, दरकने लगा था। कमरे में फैला सन्नाटा अब नेहा के भीतर उतर चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसके अपने शब्द उसके चारों ओर दीवार बनकर खड़े हो गए हों। अनपढ़, गंवार सोच। वो धीरे धीरे उठी। उसके कदम भारी थे, आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी। सामने रसोई में शांति देवी चुपचाप रोटी बेल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यही तो उनकी आदत थी, दर्द को चेहरे पर आने न देना। नेहा कुछ पल दरवाजे पर खड़ी रही, फिर अचानक उसके भीतर जमा हुआ अहंकार टूट गया। वो दौड़ कर गई और शांति देवी के पैरों में गिर पड़ी। मां, उसकी आवाज फूट पड़ी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने आपको अपमानित किया।
जबकि मुझे तो आपके चरण छूने चाहिए थे। शांति देवी घबरा गई। अरे बेटी, ये क्या कर रही है? उठ, ऐसा नहीं करते। लेकिन नेहा उठी नहीं। वो रोते हुए कहती रही, मैं पढ़ी लिखी होने का घमंड करती रही। मुझे लगता था कि डिग्री ही सब कुछ है, पर आज समझ आया कि असली शिक्षा त्याग और प्रेम में होती है। आपने अपनी पूरी जिंदगी रोहित के लिए दे दी, और मैं आपको अनपढ़ कहती रही। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द टूट टूट कर बाहर आ रहे थे। मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मां, मैं आपकी सादगी को कमजोरी समझती रही, आपके मौन को अज्ञान समझती रही, पर आज महसूस हुआ, आप जितनी मजबूत हैं, उतनी मैं कभी नहीं हो सकती। रोहित की आंखें भी नम थी। उसने आगे बढ़कर नेहा को उठाया। शांति देवी ने कांपते हाथों से नेहा के आंसू पोंछे। बेटी, मां बाप अपने बच्चों से हिसाब नहीं रखते, और बहू भी तो बेटी ही होती है। गलती हो जाए तो उसे दिल पर नहीं रखते। नेहा ने उनके हाथों को थाम लिया। नहीं मां, आज से मैं आपको सिर्फ सास नहीं, अपनी मां मानूंगी। आपके हर त्याग का सम्मान करूंगी, और सबसे पहले मैं खुद पढ़ाऊंगी आपको। आप पढ़ना चाहती थी ना? अब हम साथ बैठकर पढ़ेंगे। शांति देवी की आंखों में पहली बार एक अलगसी चमक आई। अब इस उम्र में क्या पढ़ना, बेटी? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नेहा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, उम्र नहीं देखी जाती मां, सपना देखा जाता है। आपने अपना सपना रोहित में पूरा किया, अब मैं आपका सपना पूरा करूंगी। उस दिन घर का वातावरण बदल गया। जहां कभी तिरस्कार की आवाज गूंजी थी, वहां आज पश्चाताप और प्रेम की ध्वनि थी। नेहा ने शांति देवी के चरण स्पर्श किए। उसके मन का बोझ हल्का हो चुका था, पर वो क्षण उसे जीवन भर याद रहने वाला था। उसे समझ आ गया था, डिग्री से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि त्याग, सहनशीलता और प्रेम से इंसान महान बनता है। और जिस स्त्री को उसने अनपढ़ कहा था, वही उसकी जीवन की सबसे बड़ी गुरु निकली। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय हिंद।